नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से रेफ्यूजीज़ के बारे में और रेफ्यूजीज़ के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तो हम लोग अफ़गान संकट पे बात कर रहे थे और अफ़गानिस्तान के मामले के खुलासे के बाद अब हम लोगों के पास ये जानकारी तो स्पष्ट रूप से मौजूद है कि वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन अच्छी तरह हो चुका है। अगर पंजशीर के इलाके से चलने वाली थोड़ी बहुत बगावत की बात छोड़ दें तो अफ़गानिस्तान में पूरी तरह सत्ता परिवर्तन हो चुका है और सरकार बदल चुकी है। अब वहाँ तालिबान का शासन है। जो उन्हें करना था या जिस किस्म के उन्हें अपने निज़ाम को लागू करना था, वो सब कुछ उन्होंने कर लिया है। इस बारे में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुके हैं और काफ़ी तारीफ़ भी हुई है कि कम से कम वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। तो इस पे मीम भी बन रहे थे कई सारे कि चलिए बलात्कारी है, आतंकवादी है, सब ठीक है, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करता है। तो हम लोग बात करते हैं फ़िलहाल ऐसे मामले जब भी आते हैं तो कई बार शरणार्थियों का संकट पैदा होता है। शरणार्थियों का संकट जैसे ही पैदा होता है वैसे ही भारत और विशेष तौर पर हिंदुओं की तरफ जो जुमला उछाला जाता है, बिल्कुल पत्थर की तरह, वो होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम लोग पहले वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम असल में पूरा श्लोक नहीं है, ये संस्कृत के एक श्लोक का छोटा-सा हिस्सा है। पूरे श्लोक में कहा जाता है, अयं निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। ये जो श्लोक है, ये हितोपदेश और पंचतंत्र दोनों से आता है। इन दोनों में हितोपदेश थोड़ा-सा नया है। अब नया कह देने से आप ये मत समझ लीजिएगा कि 150 साल पुराना है या 200-500 साल पुराना है। ये नया कहने पर भी 2000 साल पुराना होता है, क्योंकि पंचतंत्र खुद ही करीबन 2000 सवा 2000 साल पुराना होता है, तो उससे नया होने की वजह से हम हितोपदेश को थोड़ा-सा नया कह रहे हैं। तो हितोपदेश पे हम लोग जब आते हैं, तो उसकी जो कहानी है जहाँ पर ये श्लोक आता है, पहले हम लोग उस कहानी को देखते हैं। ये कहानी चित्रांश नाम के एक हिरण की है, जिसका एक सुबुद्धि नाम का कौवा दोस्त होता है। इस हिरण को कभी चरते हुए एक क्षुद्र बुद्धि नाम का सियार देख लेता है। अब सियार सोचता है कि इतना मोटा ताजा हिरन, किसी तरह से इसका शिकार करके इसका मांस खाया जा सके तो कितना अच्छा रहेगा। समस्या ये थी कि हिरन काफ़ी तेज़ दौड़ते भी हैं और सियार के लिए उसका शिकार करके उसे खा पाना तो पॉसिबल होता नहीं। तो अब चूँकि शिकार कर पाना उसके लिए संभव नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो धोखे से किसी तरह से इस हिरन को फाँसा जाए। तो वो जाकर हिरन से दोस्ती कर लेता है। दोनों जब साथ में घर की ओर लौट रहे होते हैं, हिरन के घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो कौवा जो होता है वो ऊपर से देखता है और कहता है, यार ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारा शत्रु है, इसको साथ लिए तुम कहाँ घूम रहे हो? तो जैसे ही ये बात सुनता है, तो हमारा जो कहानी का विलेन है, यानी कि सियार, वो कहता है, अयं निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो ये जुमला है, ये धोखा देने के इरादे से जो आया हुआ होता है, वो सुनाता है। अब कहानी है, तो आप कहानी का अंत आसानी से गेस कर सकते हैं। आगे चल के हिरन को एक शिकारी के बनाए जाल में फँसाकर सियार इस बात का इंतज़ार करने लगता है कि कब ये मरे और कब मैं इसका मांस खा पाऊँ। लेकिन कौवा वहाँ पे मौके पे पहुँच जाता है और हिरन को बचा लेता है किसी तरह से। यही कहानी या इससे मिलती-जुलती सी एक कहानी कहिए, इससे मिलती-जुलती सी एक कहानी पंचतंत्र में आती है। पंचतंत्र में भी श्लोक बिल्कुल यही है, मगर पंचतंत्र थोड़ा-सा पुराना है और उसकी कहानी थोड़ी-सी अलग है। तो अब चलते हैं हम लोग पंचतंत्र की कहानी पर। पंचतंत्र की जो कहानी है उसमें एक बूढ़े गिद्ध की कहानी आती है। गिद्ध बूढ़ा हो चुका था और उसके उड़ने की क्षमता, देखने की क्षमता थोड़ी कम हो गई थी। तो अब वो दूर-दूर तक जाकर अपने लिए कुछ ला नहीं पाता था, इसलिए वो एक पेड़ पे, एक बड़े से पेड़ पे रहता था। उस पेड़ पे कई पक्षियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। जब पक्षी अपने लिए दाना चुनने जाते थे तो ये गिद्ध उनके बच्चों की देखभाल करता था या कह लीजिए रखवाली करता था और इस तरह से रखवाली के बदले में उसे जो थोड़ा बहुत खाने को पक्षी दे देते थे, इनसे उसका काम चल जाता था। इस गिद्ध के पास एक दिन एक बिल्ला पहुंच जाता है और बिल्ला देखता है कि इस पेड़ पर तो कई घोंसले हैं। वो सोचता है कि यहाँ शिकार करने के लिए काफ़ी पक्षी मौजूद हैं और जैसे ये घोंसले से बाहर जाएंगे, इनके बच्चों का आसानी से शिकार किया जा सकता है। लेकिन इसमें समस्या ये थी कि गिद्ध रखवाली के लिए बैठा हुआ था।
अब गिद्ध रखवाली के लिए बैठा हुआ था, तो और उसके पास पहुँचते ही बिल्ला फिर से वही जुमला उछालता है, वसुधैव कुटुम्बकम वाला, अयं निजः परो वेति गन्ना लघु चेतसाम। यानी ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा सोचने वाले छोटी बुद्धि के लोग होते हैं। जो उदार चरित्र वाले हैं, वो उनके लिए तो सारा विश्व ही एक परिवार की तरह है। तो ये सारा कुछ कह के बिल्ला वहाँ पे अपना आसरा बना लेता है, पेड़ के नीचे एक कोटर में रहने लगता है। गिद्ध की नज़र कमज़ोर थी, वो देख नहीं पाता कि चुपके-चुपके बिल्ला एक-एक करके पक्षियों के बच्चों को चट करता जा रहा है। बिल्ला इतने पे ही रुकता नहीं है। बिल्ला इन सारे पक्षियों की हड्डियों को उठाकर गिद्ध की कोटर के पास रखाता था। कुछ दिन बाद जब पक्षियों को अंदाज़ा हुआ कि हर रोज़ हमारे बच्चे घटते जा रहे हैं, तो उन्होंने इधर-उधर ढूँढना शुरू किया कि आखिर हमारे बच्चे गए कहाँ? और उन्हें गिद्ध की कोटर के पास रखा हुआ वो हड्डियों का ढेर नज़र आ गया। इससे काफ़ी पहले ही बिल्ला अपनी जान बचा के भाग चुका था। ज़ाहिर है पक्षियों ने हमला किया और गिद्ध को अपने बच्चों का हत्यारा मानकर उसे सबने चोंच मार-मार कर मार डाला। तो यहाँ भी वही होता है और इस कहानी में भी हम लोगों को यही दिखता है कि ये जो विलेन है, उसका डायलॉग होता है वसुधैव कुटुम्बकम। तो होना तो ये चाहिए था कि ये डायलॉग सुनते ही हम लोग सावधान हो जाएँ, मगर ये डायलॉग सुनते ही हम लोग ज़रा डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रामचरितमानस की एक फ़ेमस सी उक्ति है जो अक्सर सुनाई जाती है, कोई नृप होए हमें क्या हानि। तो अगर आप रामचरितमानस के हिसाब से देखेंगे तो ये मंथरा कह रही होती है और मंथरा का इस पूरे वक्तव्य के पीछे उद्देश्य ये था कि वो उसे एक परिवार में द्वेष फैलाना था, झगड़ा करवाना था, 2 भाइयों में लड़ाई करवानी थी या 2 रानियों में लड़ाई करवानी थी। तो ये कोई नृप होए हमें क्या हानि सुनते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो बोल रहा है उसका इरादा कुछ-कुछ मंथरा टाइप का है, वो कुछ झगड़ा करवाना चाहता है, उसका इरादा अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग इस कोई नृप होए हमें क्या हानि को इस तरह ले लेते हैं कि भई कोई भी राजा बनता है, हमारा क्या नुकसान है? हम तो जहाँ थे वैसे ही रहेंगे, हमें जैसे अपनी नौकरी करनी थी, गुज़ारा करना था, अपने चार दाल-रोटी का इंतज़ाम करना था, वैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। तो बदलाव जो आना चाहिए था या समझदारी जो दिखानी चाहिए थी, उस समझदारी को हम लोग सिर्फ़ आधा जानने की वजह से कई बार छोड़ देते हैं। तो ये जो हमारा मामला है फ़िलहाल का शरणार्थियों का, इसके मामले में भी कुछ-कुछ ऐसा ही है। शरणार्थियों के मामले में अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि शरणार्थियों से समस्या पहली बार हमें ही हो रही है। शरणार्थियों की समस्या से ऑस्ट्रिया जूझ चुका है और ऑस्ट्रिया में पहली बार इसकी वजह से सरकार को जो सरकार बदली और थोड़ी दक्षिणपंथी झुकाव वाली कहते हैं कि सरकार वहाँ आई, तो उन्होंने कानूनों में बदलाव किए। जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी लिए जा रहे थे, मगर शरणार्थियों से लगातार जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा, उसकी वजह से जन दबाव उन्हें इतना ज़्यादा झेलना पड़ा कि एंजेला मार्केल को जो नीति थी उनके पास शरणार्थियों को लेने की, उसमें जो गिनती उन्होंने तय कर रखी थी, उसे 50% तक नीचे करना पड़ा। अगर आप देखेंगे कि तुर्की इसके लिए क्या कर रहा है, तो तुर्की ने करीबन 295 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर कह लीजिए, 300 किलोमीटर के लगभग की उन्होंने एक दीवार बनानी शुरू कर दी थी काफ़ी पहले, ताकि अफ़गानिस्तान से शरणार्थी उनके देश में ना जा घुसें। तुर्की किस किस्म का देश है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तुर्की जब ये काम कर रहा था, तो ऐसा नहीं है कि उसने आज ये काम शुरू किया है, उसने काम ये पहले से ही शुरू कर रखा था और आजकल उसने सिर्फ़ अपने काम की गति बढ़ा दी है। और अगर हम लोग आगे आएँ तो यूरोपियन यूनियन में इसके लिए किस तरह की खींचतान हुई, वो हम लोग देख चुके हैं और फ़िलहाल जो एक मुद्दा जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती, वो ग्रूमिंग या जिसे कहते हैं कि बच्चियों को बहला-फुसला कर और उनके साथ बलात्कार करने का मामला होता है। ऐसे कई मामले आपको ब्रिटेन में देखने के लिए मिले और समाचारों में थोड़ा बहुत छपे भी, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, कुछ कारणों से इन्हें दबाए रखा जाता है। तो ये अगर आप देखें और इसके बाद सोचें तो हमें शरणार्थियों के मुद्दे पर दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है। समस्या सिर्फ़ इतने पे ही सिमट नहीं जाती। भारत के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये समस्या बहुत पुरानी है। असम और ऐसे दूसरे राज्यों को अगर आप देखें, तो वहाँ पर तो इस समस्या से लगातार ही जूझना पड़ा था और 1998 में
पूर्व जो वहाँ के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा, वो जब असम के गवर्नर थे तो उन्होंने कहा था, जो उनका एग्ज़ैक्ट सेंटेंस था वो था, इट यानी कि इलीगल इमिग्रेंट्स poses a grave threat both to the identity of Assamese people and to our national security. तो उनकी ये सलाह 1998 में मानी नहीं गई थी। 1998 में ये समस्या असम के लिए शुरू हुई थी, ऐसा भी नहीं है। सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर जब पूरे देश में बहस चल रही थी, उस वक्त हम लोग देख चुके हैं कि ज़्यादा शरणार्थियों को या फिर ज़्यादा अवैध घुसपैठियों को देश के अंदर ले लेने से हमें क्या दिक्कतें आती हैं। समस्या भारत के लिए सिर्फ वहीं पर ख़त्म हो जाती हो, ऐसा भी नहीं है। वहाँ से समस्या सिर्फ शुरू होती है। इस बॉर्डर से जो शरणार्थी आते हैं, वो ये कहते हुए आते हैं कि हम आगे अफ़गानिस्तान की तरफ जाएँगे, पाकिस्तान की तरफ जाएँगे, और फिर ये जाकर जम्मू में बस जाते हैं। जम्मू में बांग्लादेशियों के घुस जाने की वजह से डेमोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए और इस पर सवाल उठने काफ़ी पहले से शुरू हो चुके हैं। जम्मू में बनिहल पास है। इस बनिहल पास के आसपास के इलाकों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से और अब रोहिंग्या घुसपैठियों के आने की वजह से डेमोग्राफी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, और चूंकि इस जगह का नाम में ही पास है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सामरिक महत्व का इलाका है और यहाँ पर ऐसे चेंजेस या ऐसे परिवर्तन किस किस्म का असर डालेंगे। इनके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं तो थोड़े समय पहले का मालदा का दंगा याद कर लीजिए। मालदा के इलाकों में जो दंगे हुए थे और जिनके बारे में अक्सर मीडिया कहा करता था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब पोल खुलने लगी और सच्चाई सामने आने लगी तो इसे बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सका। और अब तो खैर जब हम लोग बंगाल के चुनाव देख चुके हैं तो इसके बारे में कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या कहा जाता है। तो इस समस्या से निपटने के बारे में अक्सर कहा जाता है कि भाई हमारे पास एक एक्ट तो है ही, फॉरेनर एक्ट के तहत लोगों को बाहर भेजा जा सकता है या लोगों को वापस भेजा जा सकता है देश से। लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत अगर आप वापस भेजने की बात करेंगे भी तो अभी हाल में एक बड़ा मुद्दा सामने आया था जिसमें 14 वर्ष की एक लड़की थी जो रोहिंग्या थी, और घुसपैठियों की तरह ये भारत में आ तो गई, मगर असम की सरकार ने जब इसे पकड़ लिया और इसे वापस लेकर के वापस छोड़ने के इरादे से असम सरकार के ऑफिशियल्स इसे म्यांमार बॉर्डर पे ले गए। म्यांमार बॉर्डर ये मणिपुर में जो मोरेह का बॉर्डर होता है वहाँ पर असम सरकार के ऑफिशियल्स से ले गए, लेकिन म्यांमार ने इस लड़की को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसे वापस लेके आना पड़ा। अब ये सोचकर बताइए कि भारत इसे रखेगा कहाँ? क्या जेल में डाल दें क्योंकि ये अवैध घुसपैठिया है? 14 साल की बच्ची को आप कहाँ रखेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे यही होता है कि इन्हें घुसने ही ना दिया जाए। जहाँ तक घुसने ना देने का सवाल है, तो भारत के पास अलग से कोई रेफ्यूजीज़ की पॉलिसी नहीं है। कोई एक्ट नहीं बनाया गया जिसकी वजह से घुसपैठियों को या फिर शरणार्थियों को किस हिसाब से शरण दी जाएगी या किस हिसाब से उनको आश्रय दिया जाएगा, ये कुछ तय हो पाए। दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से आए हुए कई शरणार्थी सिग्नेचर ब्रिज के इलाकों में और मजनू का टीला के आसपास रहते हैं और वहाँ पे ये लोग तंबुओं में रहते हैं। हाल में ही अभी-अभी मतलब समझ लीजिए हफ्ता या डेढ़ हफ्ता पहले
एक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एनजीओ के पीआईएल के जवाब में ये फैसला सुनाया था और उसने दिल्ली सरकार से कहा था कि कम से कम इनके लिए बिजली, पीने के पानी, साफ सफाई, शौच वगैरह की व्यवस्था तो कीजिए। तो बहुत बुरी स्थिति में उन्हें रहना भी पड़ता है। तो उन्हें भारत ले आकर के हम उतनी ही बुरी स्थिति में डालें, ये कोई समझदारी भरा फैसला तो लगता नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को लाकर हम लोग कुछ इनके साथ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इससे बेहतर है कि कुछ अच्छे देश जो में भी बेहतर फाइनेंशियल कंडीशंस में है, अ, विकसित देश कहे जाते हैं, या फिर जो उनके हिसाब से कानूनों के हिसाब से उनके द्वारा स्वीकार्य कानूनों को मानते हैं, वैसे देशों में इन्हें जाने दिया जाए तो ही बेहतर होगा। अब दरवाजे पर आ जाने पर हमारे पास समस्या क्या आती है, उसको अगर देखेंगे तो एक और समस्या सामने आती है। भारत ने इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स साइन कर रखा है। इसकी वजह से नो इन्वॉल्वमेंट की पॉलिसी आती है। इसका मतलब है कि कोई अगर आपके पास शरणार्थी की तरह आ गया है तो आप उसे ना नहीं कह सकते बिल्कुल भी। तो इस वजह से भी हमें कानून की ज़रूरत है। अगर इस कानून की वजह से हम सब लोगों को अंदर लेने लगे तो समस्याएं आएंगी ही आएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये कानून कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कम से कम 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और उसकी वजह से हमारे संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 21, उसकी वजह से हमें ऐसे लोगों को भारत के अंदर लेना पड़ता है। और भारत के अंदर लेने के बाद उनके रहने-सहने, खाने-पीने, कभी वो वापस जाएँगे या नहीं जाएँगे अपने देश में, या अगर यहीं रह जाएँगे तो क्या उन्हें यहाँ का नागरिक मान लिया जाए, 5 साल बाद, 5 साल रहने के बाद उन्हें नागरिक मान लिया जाए, कैसे उनको देखा जाए, इन सारी चीज़ों की समस्या आ जाती है। तो अगली बार जब आपके ऊपर वसुधैव कुटुंबकम का नारा फेंका जाए तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये नारा देने वाला कोई ना कोई विलन होता है। इसका इरादा कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये आपके लिए एक नैतिक प्रश्न नहीं खड़ा कर रहा, ये आपके लिए भविष्य की ऐसी समस्याएं खड़ी कर रहा है जिनसे आपको आज नहीं तो कल जूझना पड़ेगा। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि हमें अपनी तरफ से भारत सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि वो एक रिफ्यूजीज़ पॉलिसी बनाए अपनी, ताकि ऐसे शरणार्थी आ सकते हैं या नहीं आ सकते, अगर आ सकते हैं तो उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए या कितनी संख्या तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं उनका आना, क्योंकि हमारे पास आर्थिक स्रोत अनलिमिटेड तो है नहीं। इन सारी बातों को सोचा जा सकेगा, यही उम्मीद है। और चलिए आगे फिर शरणार्थियों की समस्या पे हम लोग अपनी बातचीत जारी रखेंगे। धन्यवाद।